अगर आप भी एसएससी के एग्ज़ाम में इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखकर हो जाते हैं हैरान और परेशान, तो ये इंग्लिश का पीवाईक्यू सीरीज़ कर देगा आपकी जर्नी को आसान। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 5। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करते, यहाँ पर हम कोर कॉन्सेप्ट, रूट वर्ड्स के साथ साथ उनके पॉसिबल सिनोनियम, इंटोनियम, उससे रिलेटेड स्टोरीज, जिससे कि आपके माइंड में एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ जाए, इसलिए हम स्टोरी को ऐड करते हैं वोकैब्स के लिए। एंड ग्रामर वाले पोर्शन के लिए मेनली हम कोर कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाता है यहाँ पर, ताकि आपका बेस क्लियर रहे, हर क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाए। तो अगर आप भी अपने एसएससी के जर्नी को स्मूथ और ईजियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सिनोनियम से। सिनोनियम पूछा गया है बिब्लियोफाइल का, और जैसा कि आप जानते हैं, हम कोई सा भी वर्ड हो उसका पहले रूट वर्ड देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं, फिर सिनोनियम, फिर एंटोनियम, एंड देन उसके बाद एक छोटी सी स्टोरी के साथ उस क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है। पहले हम रूट वर्ड देखते हैं। तो जो बिब्लियोफाइल है, ये वर्ड जो है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है बिब्लियो और दूसरा है फाइल। बिब्लियो का मतलब ग्रीक में होता है बुक, और फाइल का मतलब होता है लवर। अगर इन्हें कंबाइन कर दे तो बनता है बिब्लियोफाइल, जिसका मतलब होता है बुक लवर। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन। बिब्लियोफाइल एक नाउन है। अब मीनिंग देखते हैं। मीनिंग इंग्लिश में पहले देखेंगे। अ पर्सन हु लव्स बुक्स एंड रीडिंग। हिंदी में होगा पुस्तक प्रेमी, किताबों से प्रेम करने वाला व्यक्ति। वो इंसान जो किताबों को ज़्यादा प्रेम करता है और उसको रीडिंग करना बहुत पसंद होता है। ओके, इतना क्लियर है। अब हम सिनोनियम एंटोनियम देख लेते हैं। सिनोनियम है बुक लवर। बिब्लियोफाइल के रूट वर्ड से आपको पता चल गया कि बुक लवर इसका मतलब होता है रीडर। रीडर जो पढ़ता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, पढ़ने वाला, तो उसको भी हम बिब्लियोफाइल बोलेंगे। और इसमें तो बिब्लियोमैनिएक, बिब्लियोमैनिएक का मतलब भी क्या होता है? बुक लवर। इसमें बिब्लियो से आप याद रख सकते हैं कि बिब्लियो का मतलब बुक होता है, और बुक वॉर्म का मतलब भी बुक लवर ही होता है, मतलब किताबी कीड़ा जिसको बोलते हैं ना, किताबी कीड़ा। ठीक है, बुकवर्म। ओके, तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। बस आपको बिब्लियो का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए बस। ठीक है, बिब्लियो का मतलब बुक। डन। अब हम देखेंगे एंटोनियम। बिब्लियो का एंटोनियम होगा इलिटरेट, मतलब कि जिसको हम बोलते हैं अनपढ़। ठीक है, और क्या मतलब होगा? नो रीडर, जो रीडिंग नहीं करता। रीडर होगा बुक लवर, और नो रीडर होगा जो बुक नहीं पढ़ता। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन किसको बोलते हैं? वो इंसान जो डिसलाइक करता है लिटरेचर को, आर्ट को और बुक्स को। ओके, तो यहाँ पर हमने सब कुछ कवर कर लिया। रूट वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मीनिंग, सिनोनियम, एंटोनियम, एंड अब हम देखते हैं स्टोरी। तो क्या आप रेडी हैं स्टोरी के लिए? तो क्या स्टोरी सुनाया जाए? अगर हाँ, तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि बहुत पुराने समय में ग्रीस में कुछ ऐसे लोग थे जो धन, शक्ति और युद्ध से नहीं बल्कि किताबों और ज्ञान से जीते जाते थे। वे लोग किताबें इकट्ठी करते थे, रात भर पढ़ते थे और मानते थे कि एक किताब एक जीवन बदल सकती है। ग्रीक भाषा में बिब्लियो का मतलब किताब होता है, और फाइल का मतलब प्रेम करने वाला होता है। जो लोग किताबों के बिना जी नहीं सकते थे, उनके लिए ये शब्द बना बिब्लियोफाइल, अर्थात किताबों से प्रेम करने वाला इंसान। ये शब्द किसी नौकरी से नहीं जुड़ा और ना ही किसी पैसे से जुड़ा है, बल्कि ये जीने के तरीके यानी कि लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप बताइए, आप बिब्लियोफाइल हैं या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना। तो कमेंट में सभी बच्चे बताएंगे कि कौन कौन बिब्लियोफाइल है और कौन कौन नहीं है।
जिनको पसंद है किताबें वो भी बताएँगे और जिनको नहीं पसंद है वो भी ज़रूर बताना, ठीक है? तो चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं। और हाँ, ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइए। और एक और छोटी-सी बात आपको बतानी है, अगर जो इन कहानियों में अपना नाम जैसे कि कोई एक स्टोरी है, उसमें जो कैरेक्टर का नाम है, वो आप अपने नाम पर रखवाना चाहते हैं, तो कमेंट में अपना नाम लिखिए, आपके नाम से स्टोरी बना देंगे, ठीक है? और ये आइडिया आपको कैसा लगा, ये भी ज़रूर बताइए, ठीक है? तो चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1 में था पब्लिशर। तो पब्लिशर तो हो नहीं सकता क्योंकि पब्लिशर क्या होता है? अ पर्सन हू प्रिंट और सेल द बुक। वो इंसान जो किताबों को प्रिंट करता है और बेचता है, वो होता है पब्लिशर। बुक कीपर, अ पर्सन हू मेंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड, तो ये भी नहीं हो सकता। लाइब्रेरियन, अ पर्सन हू मैनेज अ लाइब्रेरी, ये तो एक जॉब है। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों ऑप्शंस रॉन्ग है। फोर्थ है बुक लवर, जिसका मतलब होता है बिब्लियोफाइल, ठीक है? तो यही करेक्ट वर्ड है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो बिब्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? बुक लवर। क्वेश्चन नंबर 3 है ईडियम से। इसमें पूछा गया है हैज़ टू स्ट्रिंग्स टू हिज बो। अब ये बो क्या होता है? ये आया है ईडियम एरो एंड बो से। एरो होता है तीर और बो होता है धनुष। धनुष, तो उसके धनुष में 2 स्ट्रिंग थी, ठीक है? अब इस इडियम का मतलब क्या होता है और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये स्टोरी चलिए अब हम देखते हैं। क्या आपको भी स्टोरीज़ अच्छी लग रही हैं? तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है? तो चलिए स्टोरी देखते हैं। बहुत समय पहले एक राज्य में एक बुद्धिमान तीरंदाज रहता था। जब भी वह शिकार या युद्ध के लिए निकलता था, अपने धनुष के साथ एक अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा डोरी जरूर रखता था। डोरी का मतलब स्ट्रिंग। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, एक डोरी काफी नहीं है क्या? एक दिन जंगल में उसका धनुष टूट गया। बाकी शिकारी घबरा गए, लेकिन वह शांत रहा। उसने तुरंत दूसरी डोरी निकाली और दूसरी डोरी को धनुष पर लगाया और अपना लक्ष्य साध लिया। राजा ने कहा, जो व्यक्ति हमेशा दूसरा विकल्प रखता है वही सफल होता है। और यहीं से यह मुहावरा प्रचलित हुआ, यानी कि फेमस हुआ, हैज़ टू स्ट्रिंग टू हिज बो, यानी कि उसके धनुष में 2 स्ट्रिंग, यानी कि उसके पास एक एक्स्ट्रा चांस, एडिशनल स्किल। जैसे कि अभी बच्चों के पास क्या होना चाहिए? एडिशनल स्किल्स होने चाहिए। जॉब के लिए स्किल्स बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है? हैज़ टू स्ट्रिंग टू हिज बो, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने यहाँ लगा रखा है। इंग्लिश में है टू हैव मोर देन वन प्लान, स्किल और ऑप्शन फॉर सक्सेस। एक से ज़्यादा विकल्प, हुनर या बैकअप प्लान होना। सिनोनियम, सिनोनियम का मतलब सिमिलर इडियम्स कुछ हैं, वो भी मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर जो ये इडियम्स भी आते हैं पेपर में तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इडियम क्या है? हैव अ बैकअप प्लान, मतलब कि एक बैकअप प्लान होना ज़रूरी है। हैव मोर देन वन ऑप्शन, एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। कीप अल्टरनेटिव रेडी, अल्टरनेटिव रेडी मतलब कि एक अल्टरनेटिव होना चाहिए। अब इसका अपोजिट ईडियम क्या होगा? वो होगा पुट ऑल एग इन अ बकेट, मतलब उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है। हैव नो बैकअप, कोई बैकअप प्लान नहीं है। तो चलिए अब ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इस ईडियम का मीनिंग करेक्टली बता रहा है। ऑप्शन 1 है ही इज़ इंडिसिव इन क्रूशियल मैटर। अब ये इंडिसिव का मतलब क्या होता है? इंडिसिव का मतलब होता है दुविधा में पड़ा हुआ, यानी कि वह क्रूशियल मैटर्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुविधा में है। ऑप्शन 2 है ही हैज़ टू रोमांटिक इंटरेस्ट्स साइमल्टेनियसली, मतलब कि उसको 2 रोमांटिक इंटरेस्ट्स हैं। तो ऐसा तो कोई मीनिंग था नहीं हमारे इस ईडियम का, स्टोरी तो आपने देख ही लिया, तो 1 और 2 रॉन्ग हो जाएंगे। थर्ड क्या है? ही हैज़ एन एडिशनल स्किल और ऑप्शन टू रिलाई ऑन, उसके पास एडिशनल स्किल्स और एडिशनल ऑप्शंस थे कि उस पर वो रिलाई हो सकता था। जैसे कि आपने स्टोरी में देखा, जो धनुर्धर था उसने एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग रखा था, यानी कि उसके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन था, ठीक है? ऑप्शन थर्ड ही उससे रिलाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
ही यूजेस डिसेप्शंस टू अचीव गोल्स, तो ऐसा तो कोई मीनिंग था ही नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप भी कमेंट में बताइए कि स्टोरीज आपको पसंद आती हैं। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए। ठीक है, तो इस ईडियम को याद रखने का तरीका क्या है जिससे कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते ही तुरंत सॉल्व कर दें। तो तरीका ये है कि टू स्ट्रिंग है और टू स्ट्रिंग से आप टू ऑप्शन से याद रख सकते हैं। और टू ऑप्शंस क्या होता है, टू बैकअप प्लान या फिर बैकअप स्किल। डन। क्वेश्चन नंबर 3 है एंटोनियम से, और एंटोनियम पूछा है लैक्रिमोज का। क्या आप जानते हैं लैक्रिमोज होता क्या है? इसको मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगी। ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किसी भी एग्जाम में अगर लैक्रिमोज या लैक्रिमोज से रिलेटेड वर्ड आप देखेंगे तो तुरंत मार्क कर देंगे इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जो लैक्रिमोज आया कहाँ से है। लैक्रिमोज आया है, लैक्रिमल ग्लैंड होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारी आइज़ हैं इसके ऊपर ये जो होता है ये लैक्रिमल ग्लैंड होता है। और ये जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है ना, ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है लैक्रिमल फ्लूइड यानी कि टीयर फ्लूइड, जिससे कि हमारे आंसू आते हैं। तो आंसू कब आते हैं? जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम सैड होते हैं। ठीक है, तो इन सभी समय पर हमारे आँख से आंसू आते हैं। तो लैक्रिमल ग्लैंड से आप याद रख सकते हैं कि लैक्रिमोज जो होता है उसका मतलब होता है दुखी होना, परेशान होना। ठीक है, अब हम रूट वर्ड देखेंगे कि लैक्रिमोज बना कौन कौन से वर्ड को मिलाकर है। तो लैक्रिमोज का रूट वर्ड है लैक्रिमा, और लैक्रिमा का मतलब होता है टीयर, और ये कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। ओके, और लैक्रिमोज पूरा मिलाकर क्या बन जाता है? फुल ऑफ टीयर, मतलब आंसुओं से भरा हुआ, जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे होंगे। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है? एडजेक्टिव है ये। और इसका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग इंग्लिश में होता है शोइंग सैडनेस और क्राई इजीली। जैसा कि मैंने आपको अभी एक पिक्चर दिखाकर बताया था कि लैक्रिमल ग्लैंड होता है और वहाँ से वो टीयर सिक्रीट होता है, तो उसी से हम याद रख सकते हैं कि लैक्रिमोज क्या होता है? क्राई करना या फिर सैड होना। और लैक्रिमोज का हिंदी मतलब होता है रोने वाला, अश्रुपूर्ण या फिर उदास। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। हमने क्या क्या देखा? पहले देखा कि रियल में ये आया कहाँ से है वर्ड, साइंस में इसका रिलेशन क्या है। फिर देखा रूट वर्ड क्या है। फिर देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या होता है। मीनिंग देख लिया इंग्लिश और हिंदी में। अब हम इसके सिनोनियम और एंटोनियम्स देखेंगे। देख रहे हैं आप कि किस लेवल की एनालिसिस हो रही है यहाँ पर। और अगर जो ये 46 के 46 लेक्चर्स आप करके चले जाते हैं ना, तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर गुड स्कोर करेंगे, अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे आप। तो चलिए अब हम इनका सिनोनियम और एंटोनियम देखते हैं। लैक्रिमोज का सिनोनियम क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं लैक्री, लैक्री से लैक्रिमल ग्लैंड। और लैक्रिमल ग्लैंड जो होता है वो क्या सिक्रीट करता है? टीयर। तो यहाँ से क्या है? टीयरफुल, वीपी रोना, मॉर्नफुल सोरोफुल दुखी होना। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं कि आप बस एक बार लैक्रिमोज का रियल मीनिंग और विजुअल समझ लें तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे और इन वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एंटोनियम क्या होता है लैक्रिमोज का? जोवियल, चीयरफुल, मैरी और जॉयफुल, मतलब खुश होना। अब मैं आपको बताऊं ये जोवियल जो है इसका रूट वर्ड क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। जोवियल जो होता है इसका रूट होता है जोव। जोव यानी कि लैटिन वर्ड है ये, और जोव का मतलब होता है जुपिटर, रोमन गॉड। जुपिटर क्या है? एक रोमन गॉड है जो कि खुशी का, उल्लास का और अच्छे भाग्य का देवता माना जाता है। ठीक है, जुपिटर को क्या माना जाता है? खुशी, उल्लास, अच्छे भाग्य का देवता। इसका मीनिंग क्या है? चीयरफुल, जॉयफुल। तो आप इसको एक खुशी का प्रतीक मान सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको जॉय या जोव से रिलेटेड चीज़ें दिखे तो वहाँ आपको तुरंत ट्रिक होना चाहिए कि जोव से जुपिटर, और जुपिटर क्या होता है? गॉड ऑफ जॉय या फिर खुशी का देवता।
ओके। अब मेमोरी ट्रिक, ये क्या है? जोव, जॉय, जोवियल, जॉयफुल पर्सन, ये मैंने आपको यहीं पर कंक्लूड करके बता दिया, ठीक है। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन 1 में है टीयरफुल। टीयरफुल का मतलब क्या होता है? रोना। और जो कि आपका लैक्रिमोस का मतलब भी रोने से ही है, दुखी होने से ही है। तो ये तो ऑप्शन गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर हमें एंटोनियम चाहिए, ठीक है। फिर है मोरोनफुल। मोरोनफुल का मतलब होता है दुखी होना, सैड होना, तो ये भी ऑप्शन गलत है। वीपी होता है क्राई, तो ये ऑप्शन भी गलत है। जोवियल होता है हैप्पी और चीरफुल, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। तो लैक्रिमोस का करेक्ट एंटोनियम क्या होगा? जोवियल। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है मिस स्पेलिंग वर्ड से, ठीक है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है। हम इसके रूल्स देख लेते हैं कि हर स्पेलिंग के क्या रूल होते हैं, क्या पॉसिबिलिटी हैं कि किस किस टाइप से कौन कौन से स्पेलिंग का इनकरेक्ट वर्ड पूछा जाता है। ऑप्शन 1 में जो वर्ड गिवन है वो है एक्विसेंस। तो एक्विसेंस का स्पेलिंग रूल क्या है? यहाँ पर देखिए, अगर जो ई से कोई वर्ड एंड होता है या फिर एसेंस से कोई वर्ड एंड होता है, जैसे कि ये या फिर ये पूरा, इससे अगर जो कोई वर्ड एंड होता है तो उसके एंड में क्या आता है? उसके एंड में आता है एसेंस, ना कि एसेंस। मतलब कि एरर देने का ट्राई करता है। या तो ये क्या करेगा? एस सी की जगह डबल एस दे देगा, या फिर सी को ओमिट कर देगा यहाँ पर। तो ये भी रॉन्ग हो जाता है और ये भी रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। करेक्ट कौन सा होता है? एक्विसेंस और कॉलेसेंस। ये एक और एग्जांपल ऐड कर दिया हमने। ऑप्शन नंबर बी में है बोर्गोइसिस। बोर्गोइसिस जो है यहाँ पर एकदम करेक्ट स्पेलिंग है, लेकिन यहाँ पर इनकरेक्ट स्पेलिंग देती है एसएससी, एक ये और एक ये, ठीक है। ये तीनों में आप देखें तो कुछ ना कुछ इन्होंने मिसिंग कर रखा है। ओके, जैसे कि यहाँ पर ई से पहले जो आई आता है उसको इन्होंने मिस कर रखा है, और यहाँ पर एस से पहले जो आई आता है वो हटा दिया है, और यहाँ पर इन्होंने ओ यू एस का कॉम्बिनेशन गलत लगा दिया है। ऑप्शन सी है कंसाइंसिस। कंसाइंसिस का जो स्पेलिंग का रूल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्ड एंड होते हैं साइंस या फिर सी, तो उनके लास्ट में TIOUS आता है, CIOUS नहीं आता। और यहाँ पर अगर आप देखें तो साइंस वाला जो एंडिंग वर्ड है यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया है? CIOUS। तो यहीं पर है मिस्टेक, ठीक है। क्या होना चाहिए? TIOUS, ये होगा करेक्ट। ओके। इसका रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड जो होता है कॉन्साइज का मतलब अंतरात्मा, और इसके पीछे हम लगाते हैं TIOUS सफिक्स, और ये मिलकर बनाता है कॉन्साइंसियस। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है केयरफुल, हार्ड वर्किंग, मोरली रिस्पॉन्सिबल, या फिर हम हिंदी में बोल सकते हैं ईमानदार, जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ। ऑप्शन नंबर डी है एपिटोम। एपिटोम जो वर्ड है इसमें वो जो एसएससी कॉमन मिस्टेक्स देती है वो क्या करेगी? यहाँ पर जो ओ था ना उसको हटाकर उसकी जगह इन्होंने ई लगा दिया है। यहाँ पर क्या किया है? ई की जगह वाई यूज़ कर दिया है। यहाँ पर क्या किया है? एच तो आता ही नहीं, इन्होंने एच ऐड कर दिया है। यहाँ पर इन्होंने ई लगाया ही नहीं है। तो इस तरीके से कुछ कॉमन एरर एसएससी पूछती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर है एरर, TIOUS होना चाहिए। डन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है। क्या लिखा है? द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। वो प्रोटीन जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम। तो यहाँ पर आपको हल्का सा साइंस का नॉलेज होना चाहिए, ये कि साइटोक्रोम जो होता है वो एक पिगमेंटेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश के लिए तो बस इतना ही काफ़ी। अब उसकी स्पेलिंग क्या होती है? अब इसका जो रूट वर्ड है वो है साइटो, ठीक है।
और फिर ये लगेगा इसमें क्रोम। साइटो का मतलब सेल या फिर कोशिका, और क्रोम का मतलब होता है कलर या फिर पिगमेंट। हिंदी में हम उसको रंग बोलते हैं, इसलिए इसको हम सही स्पेलिंग क्या लिखेंगे, साइटोक्रोम, यानी कि साइटोक्रोम, CYTOCROME, क्रोम। ओके, तो यहाँ पर देखिए साइटो 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 साइटो, यहाँ तक ठीक है। यहाँ क्या है, क्रोम, लेकिन यहाँ पर एच मिसिंग है तो ये हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पर एच पहले आएगा और आर बाद में, इसमें भी इन्होंने गलत किया है। यहाँ पर भी इन्होंने मिस्टेक कर रखी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी गायब है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर साइटोक्रोम की स्पेलिंग एकदम सही है। डन। क्वेश्चन नंबर 6 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। यहाँ पर बोला गया है अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी डिसयूज और सस्पेंशन। ठीक है, तो आपको याद होगा एग्जैक्ट हमने सेम वर्ड वाला कुछ क्लास पहले भी डिस्कस किया था। तो एक बार मैं वो आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर एसएससी में कॉन्सेप्ट यहाँ तक कि सेम वन वर्ड तक रिपीट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 12 सितंबर का शिफ्ट थर्ड था उसमें इन्होंने पूछा था अ स्टेट ऑफ डिसयूज और इनएक्टिव। वो स्टेट जो डिसयूज होता है और इनएक्टिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं। और आज इन्होंने पूछा है इन दोनों वन वर्ड में छोटा सा एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है वो अब हम देखते हैं। उसकी मीनिंग में और इसकी मीनिंग में डिफरेंस आखिर है क्या। 13 सितंबर 2025 के शिफ्ट 2 में इन्होंने फिर से वही क्वेश्चन पूछा है कि अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी डिसयूज और सस्पेंशन। तो जो टेम्परेरी स्टेट होता है सस्पेंशन और इनएक्टिविटी का, उसको हम एबियंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि अस्थायी रूप से रुका हुआ या फिर स्थगित अवस्था। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे टेम्परेरी स्टेट पर, उसको हम बोलते हैं एबियंस। उस दिन पूछा गया था 12 सितंबर वाले दिन, उसमें क्या था, अ स्टेट ऑफ डिसयूज ड्यू टू लॉन्ग नेग्लेक्ट, उसको हम बोलते हैं डिसिएट्यूड। ठीक है, अब हम इनके बारे में देख लेते हैं। तो डिसिएट्यूड क्या होता है, नाउन होता है, इसका मतलब होता है अ स्टेट ऑफ डिसयूज ड्यू टू लॉन्ग नेग्लेक्ट, मतलब कि लंबे समय से प्रयोग में ना होने वाली अवस्था। अगर कोई चीज़ धीरे धीरे चलन से बाहर हो गई हो, इसका सिनोनियम क्या होता है, डिसयूज, ऑब्सोलेंस, यानी कि अब बहुत लेट हो गया, ऑब्सोलेंस अब बहुत लेट, मतलब ऑब्सोलेट ऐसे याद रख सकते हैं। नेग्लेक्ट, एकदम ही नेग्लेक्ट, एकदम ही ख़त्म हो चुका हो कोई चीज़। और एंटोनियम क्या होता है, यूज़, प्रैक्टिस और कस्टम। तो ये उसके कुछ कॉमन यूजेस हैं। यहाँ पर आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज़ इनएक्टिव होता है तो उसको हम डिसेट्यूड बोलते हैं, और वहीं पर टेम्परेरी के लिए जो होता है उसको हम एबियंस बोलते हैं। अब हम एबियंस के सिनोनियम और एंटोनियम देखते हैं। एबियंस का सिनोनियम है सस्पेंशन, होल्ड, हिएटस, पोस्टपोनमेंट, मतलब सस्पेंशन हमेशा के लिए सस्पेंड हो गया, होल्ड किया हुआ, एकदम होल्ड पर डाल दिया, और हिएटस का मतलब भी रोक दिया, इनएक्टिव हो गया। पोस्टपोनमेंट का भी मतलब रोकना, पोस्टपोन कर दिया, जैसे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाते हैं। एंटोनियम क्या होगा, कंटिन्यूएशन, एनफोर्समेंट, ये सारे इसके एंटोनियम हो जाएंगे। इसका भी कॉमन मतलब मैंने आपको बताया ना, इन वर्ड्स का यूज़ लॉ में होता है, रूल्स, पॉलिसी और प्लान में इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है। और इसका मतलब क्या होता है, टेम्परेरी स्टॉप लगना। ओके, अब आपको समझ आया। उस दिन वाले शिफ्ट का आंसर क्या होगा, डेसिट्यूड। क्यों, क्योंकि हिएटस का मतलब टेम्परेरी होता है, और इन दोनों का मतलब तो मैंने आपको बताया ही था, और इसका भी हमने देख लिया। ओके, अगर जो आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप जाकर चैनल से देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप देख लेना। ओके, यहाँ पर हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, यहाँ पर तो टेम्परेरी का यूज़ है ना, मतलब कि टेम्परेरी सस्पेंडेड है, तो यहाँ पर क्या होगा,
एबिसेंस। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फिलिप्स से, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो फिलिप्स होता है और इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हम सबसे पहले इसमें इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी देखते हैं, वर्ड टू वर्ड ऑफ स्पीच देखते हैं, एंड पूरे का मीनिंग देखते हैं, देन रूल देखते हैं, और उसके बाद से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है द एनालिस्ट फाउंड द कोरिलेशन टू बी डैश मार्जिनल टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी। द है आर्टिकल, एनालिस्ट है नाउन, एनालिस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं विश्लेषक। फाउंड है वर्ब, द है आर्टिकल, कोरिलेशन नाउन है क्योंकि यहाँ पर TION लास्ट में गिवन है। ठीक है, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है और बी है वर्ब, और टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म मिलकर बनाता है इन्फिनिटिव। मार्जिनल, मार्जिनल है यहाँ पर एडजेक्टिव, और टू है यहाँ पर प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस है वर्ब, और ये मिलकर बना रहे हैं इन्फिनिटिव। एंड पॉलिसी है नाउन। और मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एकदम ही मामूली, या फिर हम बोलते हैं ना एकदम मार्जिनल लेवल पर। ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है? इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये है, जो विश्लेषक है उसने पाया कि जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन होता है सहसंबंध, जो सहसंबंध है यानी कि कोरिलेशन है, वो इतना मामूली था, मतलब कि बहुत मामूली, बहुत ही मार्जिनल था कि जो नीति, पॉलिसी क्या होता है? नीति, नीति को प्रभावित नहीं कर पाया। इन्फ्लुएंस क्या होता है? प्रभावित। विश्लेषक ने पाया कि सहसंबंध इतना मामूली था कि नीति को प्रभावित नहीं कर पाया। और यहाँ पर मैं आपको एक रूल बताना चाहूँगी, अगर आपको याद हो तो ये रूल को आप स्टार मार्क करके रख लीजिए कि जब एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब प्लस टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म दिया होता है तो यहाँ पर क्या यूज़ होता है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है। ओके, और यही रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है टू और टू का स्ट्रक्चर, जिसमें कि टू होता है, उसके बाद एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, फिर उसके बाद टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू वीक टू फाइट, वह इतनी ज़्यादा कमज़ोर था या थी कि वह फाइट नहीं कर सकती थी, नेगेटिव सेंस। टू स्मॉल टू नोटिस, वह इतनी ज़्यादा छोटा या छोटी थी कि उसको कोई नोटिस नहीं कर पा रहा था। या फिर आप एक एग्जांपल ले लें हाथी और चींटी का। हाथी इतना बड़ा होता है और चींटी इतनी छोटी होती है कि वो चींटी को नोटिस नहीं कर पाता। ओके, टू मार्जिनल टू इन्फ्लुएंस, टू मार्जिनल कि इतना ज़्यादा मामूली था कि वह नीति को प्रभावित नहीं कर पाया। ओके, तो यहाँ पर हमें चाहिए टू। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? टू। द एनालिस्ट फाउंड द कोरिलेशन टू बी टू मार्जिनल टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी। एनालिस्ट ने पाया कि जो सहसंबंध यानी कोरिलेशन था वह इतना ज़्यादा मार्जिनल था कि वह नीति को प्रभावित नहीं कर पाया। अब बार बार मेरा इस सेंटेंस को रिपीट करने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में ये सारे रूल्स और कॉन्सेप्ट अच्छे से फिट हो जाए। टू यहाँ पर क्यों आया और इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है। और अगर आपको भी कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ना और रूल्स के साथ पढ़ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 8 है फिलिप्स से, ये भी फिलिप्स है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो CGL का एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, इसमें सभी एग्ज़ाम्स में 4 to 5 फिलिप्स इन्होंने दिए ही हुए हैं, और कुछ फिलिप्स ग्रामर से हैं और कुछ वोकैब वाले से हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हर आर्ग्यूमेंट वॉज कंपेलिंग डैश
इट वॉज बेस्ड ऑन आउटडेटेड डाटा। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले करेंगे इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच और हिंदी मीनिंग। हर क्या है यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है उसका या उसकी। आर्ग्यूमेंट क्या है नाउन और इसका मतलब होता है तर्क। वॉज क्या है वर्ब। कंपेलिंग क्या है एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है प्रभावशाली। डैश इट है यह सब्जेक्ट प्रोनाउन है ये। वॉज है वर्ब। बेस्ड है एडजेक्टिव। बेस्ड का मतलब क्या होता है आधारित। ऑन है प्रीपोजिशन। आउटडेटेड है एडजेक्टिव और डेटा है नाउन। डेटा का मतलब क्या होता है आंकड़े। आउटडेटेड होता है पुराना। अब हम इस पूरे का मतलब देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या है, उसका तर्क बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली था। यहाँ से पॉजिटिव सेंस आ रहा है तो ये क्लोज क्या है पॉजिटिव क्लोज। फिर भी यहाँ पर आना चाहिए फिर भी का सेंस देने वाला वर्ड। वह पुराने आंकड़ों पर आधारित था। ठीक है, तो आउटडेटेड आंकड़ों पर आधारित था तो ये हो जाएगा नेगेटिव सेंस देने वाला नेगेटिव क्लोज। अब इन नेगेटिव और पॉजिटिव के वजह से इस पूरे सेंटेंस में हो रहा है कॉन्ट्रास्ट, मतलब कि दो अलग अलग बिहेवियर शो हो रहा है। उसका तर्क प्रभावशाली था फिर भी वह पुराने आंकड़ों पर आधारित था। अब हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो कि कॉन्ट्रास्ट शो करता हो और उसका मीनिंग फिर भी हो। तो ऑप्शन में है अदरवाइज। अदरवाइज होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इफ नॉट और एल्स बताता है। ऊपर से ये कंडीशनल सेंस में यूज होता है, कॉन्ट्रास्ट में नहीं होता। कन्वर्सली, कन्वर्सली का मतलब होता है एग्जैक्ट अपोजिट, एकदम अपोजिट का आइडिया देता है, लिमिटेशंस नहीं बताता। और हमें चाहिए वो वर्ड कि वो लिमिटेशंस बताता हो। प्रभावशाली था लेकिन फिर भी पुराने आंकड़ों पर आधारित था, मतलब कि वो लिमिटेशन शो कर रहा है और यहाँ पर ये अपोजिट आइडिया बता रहा है। ठीक है सिर्फ, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली क्या होता है, टाइम का सीक्वेंस होता है, टाइम को ऑर्डर बताता है। और यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वहाँ पर कोई टाइम का जिक्र नहीं है, टाइम के ऑर्डर का जिक्र नहीं है, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। अब बचता है नेवरदीलेस। नेवरदीलेस का मतलब होता है फिर भी, डिस्पाइट दैट, इन स्पाइट ऑफ दैट। ये शब्द कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, तो ये फिर भी सेंस दे रहा है और कॉन्ट्रास्ट भी बता रहा है। यहाँ पर देखिए जो पहला क्लोज था वो पॉजिटिव था। क्यों पॉजिटिव था, क्योंकि वहाँ कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट बता रहा था। कंपेलिंग क्या होता है प्रभावशाली, इसलिए ये पॉजिटिव था। दूसरा क्लोज नेगेटिव था क्योंकि वो आउटडेटेड डाटा बता रहा था, इसलिए ये नेगेटिव था। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए जो कनेक्टर चाहिए था वो हमें चाहिए था कॉन्ट्रास्ट बताने वाला। और जो नेवरदीलेस है ये एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक है यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव रियलिटी बताई जाए तो वहाँ पर नेवरदीलेस का यूज़ होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, नेवरदीलेस। कॉन्सेप्ट्स और रूल्स आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है सॉल्व करना, ये अब आप धीरे धीरे जान पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हैड इट नॉट बीन फॉर हर टाइमली इंटरवेंशन द डिस्कशन माइट वेल हैव इनटू एन एक्रीमोनियस स्टेलमेंट। सबसे पहले इंग्लिश हिंदी मीनिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन रूल्स, देन सॉल्यूशन। हैड है यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब, इट है सब्जेक्ट, नॉट है एडवर्ब, बीन है वर्ब, फॉर है यहाँ पर प्रीपोजिशन, हर है यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव, टाइमली है एडजेक्टिव, इंटरवेंशन क्या है, इंटरवेंशन नाउन है। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप। टाइमली का मतलब होता है समय पर। द आर्टिकल है, डिस्कशंस नाउन है,
और डिस्कशन का मतलब होता है चर्चा। माइट है यहाँ पर मॉडल वर्ब। वेल, वेल यहाँ पर एडवर्ब है। हैव यहाँ पर क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। डैश है, उसके बाद क्या आ रहा है? इनटू। इनटू है प्रीपोजिशन। एन है आर्टिकल। एक्रीमोनियस है एडजेक्टिव, और एक्रीमोनियस का मतलब होता है कड़वा या फिर कटु। स्टेलमेट होता है नाउन, और इसका मतलब होता है गतिरोधक, मतलब कि किसी गति को रोकने वाला। ओके, अब इस पूरे का मतलब क्या है वो देखते हैं। अगर उसने, मतलब किसने? हर ने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो जो चर्चा यानी कि डिस्कशन था वो और भी वर्स्ट, और भी खराब कंडीशन में पहुंच सकता था, और भी कड़वा हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा वर्ड आना चाहिए जिसका सेंस बहुत ही खराब या वर्स्ट के सेंस में हो। ओके, अब हम यहाँ पर रूल देखेंगे। इन्वर्जन कब होता है और इन्वर्जन कब नहीं होता? जब हैड होता है सेंटेंस में। तो अगर जो यहाँ पर इफ लगा है तो इन्वर्जन नहीं होगा, नॉर्मल सेंटेंस होगा। और अगर जो इफ को हटा दिया गया है तो इन्वर्जन फॉर्म होता है, और ये एग्जाम का फेवरेट है, जैसा कि अभी हमारे क्वेश्चन पेपर में सेम स्ट्रक्चर आया हुआ है। अब पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल ये कैसा होता है। नॉर्मल होता है इफ, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, नॉट, पास्ट पार्टिसिपल, फिर उसके बाद एक सेंटेंस खत्म होता है, फिर आता है सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, हैव, फिर पास्ट पार्टिसिपल आता है। तो यहाँ पर देखिए, इफ इट had not been for her timely intervention, the discussion might have devolved into a stalemate। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले आया है if, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, पास्ट पार्टिसिपल, फिर फॉर, फिर उसके बाद ये बाकी का सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में ये है सब्जेक्ट, वर्ब, मॉडल वर्ब है, फिर हैव है, फिर पास्ट पार्टिसिपल है, देन सेंटेंस कंप्लीट है। ओके, लेकिन अगर यहीं पर इफ को हटा दिया जाता तो क्या बनता? तो होगा इसका स्ट्रक्चर इन्वर्जन में हैड सब्जेक्ट नॉट बीन फॉर। तो यहाँ सेंटेंस में देखिए, हैड सब्जेक्ट नॉट बीन फॉर, फिर बाकी का सेंटेंस। उसके बाद कॉमा के बाद आता है सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, हैव प्लस वी, कॉमा के बाद सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, हैव प्लस V3 आना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद बाकी का सेंटेंस। एक्रीमोनियस होता है नेगेटिव, यानी कि कड़वा, कटु, ऐसा कुछ, और यहाँ पर आना चाहिए V3। तो अब आप ऑप्शन अगर देखेंगे तो सभी में V3 फॉर्म है। अब हमको ये देखना है कि किसका मतलब नेगेटिव है, कौन सा यहाँ पर नेगेटिव सेंस दे रहा है। इवॉल्व, इवॉल्व क्या होता है? पॉजिटिव सेंस होता है। यहाँ पर डेवलपमेंट, पॉजिटिवली डेवलपमेंट को दर्शाया जाता है इवॉल्व से, लेकिन एक्रीमोनियस स्टेल जो है वो नेगेटिव है, तो ये होगा नहीं। इमर्ज का मतलब होता है कम आउट या फिर अपीयर, तो ये भी नहीं होगा। एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है शॉक करना, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइट वेल हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए, और यहाँ पर हमारा जो डिवॉल्व्ड होता है वो यहाँ पर एग्जैक्टली फिट बैठेगा। क्यों? क्योंकि जो डिवॉल्व का मतलब होता है बिकम वर्स्ट, कोई कंडीशन और भी ज़्यादा खराब होना। जब कोई स्थिति अच्छी से बिगड़ती है या फिर नकारात्मक रूप लेती है तब हम क्या यूज़ करते हैं? डिवॉल्व। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, डिवॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 है एरर से। अब यहाँ से एरर वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या करेंगे? हिंदी और पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तो मस्ट है। हिंदी करने से आपको इस सेंटेंस का मतलब समझ आता है, करने से आपको ये पता चलता है कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कहाँ आर्टिकल लगा है, कहाँ पर क्या यूज़ होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये दोनों चीज़ें करना मस्ट है, क्योंकि जब स्टार्टिंग होती है तो हमको बेसिक से समझाना पड़ता है। ओके, क्वेश्चन है
The regulator's decisions to postpone the implementation was attributed partly to industry pressure and partly due to legal ambiguity surrounding the recent amendments. ये जो द है, ये है आर्टिकल, ये है नाउन, पॉजेसिव नाउन, ये है नाउन, टू है प्रीपोजिशन, पोस्टपोन्ड है वर्ब, द है आर्टिकल, इम्प्लीमेंटेशन नाउन, वॉज वर्ब, एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूटेड भी क्या है, वर्ब है, पार्टली ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। पार्टली क्या होता है, पार्टली होता है एडवर्ब, टू है यहाँ पर प्रीपोजिशन, इंडस्ट्री है नाउन, प्रेशर है नाउन, एंड है यहाँ पर कंजंक्शन, पार्टली, पार्टली फिर से एडवर्ब, ड्यू है यहाँ पर एडजेक्टिव, टू है प्रीपोजिशन और लीगल, लीगल यहाँ पर है एडजेक्टिव, एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब होता है नाउन, और आप एम्बिग्विटी के जितने भी सिनोनियम्स होते हैं वो कमेंट में बताइए कि सिनोनियम्स क्या होते हैं, क्योंकि जितने भी शिफ्ट अभी तक हमने देखा है उसमें 2 से 3 बार तो ये एम्बिग्विटी का मतलब पूछ ही लिया गया है, और यहाँ पर एम्बिग्विटी का मतलब क्या है वो आप कमेंट में बताइए, इसके सिनोनियम, इसके एंटोनियम। सराउंडिंग एडजेक्टिव और द है आर्टिकल, रीसेंट है एडजेक्टिव और अमेंडमेंट्स है नाउन। ओके, पार्टली का मतलब कुछ हद तक, कुछ हद तक। रेगुलेटर का डिसीजन था कि इम्प्लीमेंटेशंस जो हुए थे उनको पोस्टपोन किया जाएगा। इस निर्णय का कुछ हद तक कारण ये था कि इंडस्ट्री प्रेशर, और कुछ हद तक कारण ये था कि जो रिसेंटली यानी कि अभी रिसेंटली अमेंडमेंट्स हुए थे उनमें कानून से संबंधित अस्पष्टता थी। एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है, अस्पष्टता। ओके, इस सेंटेंस का पूरा मतलब ये है। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ों पर ध्यान देना है, एक तो एट्रीब्यूटेड और दूसरा पार्टली। अब ये पार्टली का मतलब क्या होता है और इसका यूज़ कैसे होता है सेंटेंसेस में वो देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये पूरे सेंटेंस में जो गेम है इन दोनों का ही है, इन दोनों ने ही पूरे सेंटेंस का जो सेंस है वो बदल रखा है। ओके, तो इनका यूज़ कहाँ कैसे होता है, इनके रूल्स क्या होते हैं वो अब हम देखेंगे, और इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा क्योंकि यहाँ पर मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि पार्टली कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, एट्रीब्यूटेड का यूज़ यहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या कैसे चेंज होता है, ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पार्टली। अब पार्टली क्या होता है, पार्टली का मतलब होता है अधिकांश रूप से या फिर कुछ हद तक। ठीक है, और ये होता है एक एडवर्ब। इसका काम क्या होता है, किसी वर्ब, एडजेक्टिव या फ्रेज की मात्रा बताता है या फिर उसे क्वालिफाई करता है। जैसे कि द प्रोजेक्ट वॉज पार्टली सक्सेसफुल, प्रोजेक्ट कुछ हद तक सफल था, मतलब ये बताता है कि कुछ हद तक। अब हम देखेंगे पार्टली लगता क्या है, इसका यूज़ कहाँ होता है और इसका पोजीशन कहाँ होता है। इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है पार्टली, उसके बाद वर्ब, एडजेक्टिव या फिर फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, सी वॉज पार्टली रिस्पॉन्सिबल, वह कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल थी। द डिले वॉज पार्टली कोज्ड बाय रेन, कुछ हद तक जो डिले का कारण था वो क्या था, बारिश। अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो पार्टली और पार्शियली में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी का फ़ायदा एसएससी उठाती। एसएससी जो है इसी कंफ्यूजन से क्वेश्चंस देती है। जैसे कि पार्टली, पार्टली का मतलब होता है कुछ हद तक, रीज़न और कोज बताने के लिए यूज़ होता है। लेकिन पार्शियली का मतलब होता है अधिकांश रूप से, ये फिजिकल और इनकम्प्लीट स्टेट बताने के लिए यूज़ होता है। ओके, एग्जाम्पल देखिए आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि द डिले वॉज पार्टली पॉलिटिकल, मतलब कि जो डिले था
वो कुछ हद तक पॉलिटिकल था। लेकिन अब यहीं पर पार्शली का देखते हैं। द रोड वॉज पार्शली डैमेज। जो रोड था वो अधिकांश रूप से डैमेज था। और यहाँ पर रोड के फिजिकल स्टेट की बात हो रही है। तो आपको ये दोनों चीज़ें समझ आई और दोनों में कन्फ्यूज़न क्या होता है वो भी समझ आया और दोनों में अंतर क्या है वो भी समझ आया। पार्टली का मतलब होता है कुछ हद तक और पार्शली का मतलब होता है अधिकांश रूप से, और वो भी फिजिकल। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो पार्टली होता है वो यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है। जैसा कि आप जो हमारा गिवन क्वेश्चन था उसमें देखेंगे, यहाँ पार्टली टू है, फिर एंड है, फिर यहाँ पार्टली ड्यू टू दे दिया है, ठीक है? और मेन एरर इन्हीं जगह पर है। अब ये पैरेललिज्म का क्वेश्चन है पार्टली पार्टली करके, तो ये पैरेललिज्म में कैसे यूज़ होता है अब उसका रूल देखते हैं। पहले तो आपने देखा पार्शली और पार्टली में अंतर क्या है, अब हम पार्टली का रूल क्या होता है वो देखते हैं। तो पार्टली और एंड पार्टली आए, तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है दोनों में, इन दोनों जगह पर ग्रामेटिकल फॉर्म जो होगा वो सेम होगा। अगर कोई प्रीपोजिशन आएगा वो भी दोनों जगह पर सेम आना चाहिए। अगर कुछ भी स्ट्रक्चर बनता है तो वो सेम होना चाहिए। पार्टली को देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि पैरेलल स्ट्रक्चर, ठीक है? पार्टली देखते ही आप सबसे पहले सेंटेंस में कुछ भी नहीं करेंगे, पहले पैरेलल स्ट्रक्चर देखेंगे और वहाँ पर ये देखेंगे कि पार्टली के दोनों तरफ सेम ग्रामेटिकल फॉर्म है, सेम प्रीपोजिशन है या सेम स्ट्रक्चर है कि नहीं, ठीक है? और यहाँ पर अगर आप देखें, वही चीज़ अप्लाई यहाँ पर करें, तो यहाँ एंड है, यहाँ पार्टली है और यहाँ पर पार्टली के बाद डायरेक्ट टू है और यहाँ पर पार्टली के बाद ड्यू, फिर उसके बाद टू है, ठीक है? सेम फॉर्म आना चाहिए। अगर पार्टली के जस्ट बाद यहाँ पर प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर भी पार्टली के जस्ट बाद प्रीपोजिशन ही आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ड्यू टू लगा दिया है बीच में, ठीक है? मेन एरर यहीं पर है। अब ये एरर क्यों है और किस तरीके से इसे करेक्ट कर सकते हैं, ये भी देखते हैं। तो अब हम देखेंगे गोल्डन रूल ऑफ पैरेललिज्म, जो कि है पार्टली एंड पार्टली का। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो क्लास के बाद इसे रिवाइज आपको ज़रूर करना है। तो पार्टली के बाद एक्स और पार्टली के बाद वाई, मतलब ये एक्स वाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम ग्रामेटिकल फॉर्म को, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए आप अब देख सकते हैं कि द फेलियर वॉज पार्टली ड्यू टू पुअर प्लानिंग एंड पार्टली ड्यू टू लैक ऑफ फंड। तो यहाँ पर अगर आप देखें, पार्टली के बाद ड्यू टू पुअर और यहाँ पर भी पार्टली के बाद ड्यू टू लैक, सेम आया है, डिफरेंट नहीं है। अब नेक्स्ट अगर आप देखें, द डिसीजन वॉज पार्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल एंड पार्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर पार्टली के बाद इन्फ्लुएंस्ड और यहाँ पर भी पार्टली के बाद इन्फ्लुएंस्ड और यहाँ पर वर्ब आया है वो भी V3, ये भी वर्ब क्या है V3 है, ठीक है? मतलब कि कोई सा भी फॉर्म आए ग्रामर का वो इसके बाद सेम ही होने चाहिए। अब SSC जो क्वेश्चंस देती है वो कहाँ-कहाँ एरर दे सकती है वो देखिए। पार्टली टू प्रेशर और पार्टली ड्यू टू कन्फ्यूज़न। तो यहाँ पर पार्टली के बाद डायरेक्ट टू दिया और यहाँ पर ड्यू टू घुसा दिया है, तो ये हो जाएगा गलत। फिर उसके बाद पार्टली बिकॉज ऑफ रेन एंड पार्टली टू ट्रैफिक। यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन ऑफ लगाया और यहाँ पर टू लगाया है, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है? ऐसे ऐसे एरर देती है पार्टली से रिलेटेड, ठीक है? आगे से आपको कहीं पर भी पैरेललिज्म में पार्टली दिखे तो पैरेललिज्म होता है और वहाँ पर आप ऐसे एरर्स ढूंढ सकते हैं। तो एसएससी क्या कॉमन ट्रैप देती है, या तो वो दे देगी डिफरेंट प्रीपोजिशन, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर इन्होंने टू दिया है और यहाँ पर बिकॉज ऑफ दे दिया है। या तो ये दे देंगे वर्ब और एडजेक्टिव का मिक्सचर, जैसे कि यहाँ पर पार्टली कोज्ड क्या है, वर्ब है, और पार्टली रिस्पॉन्सिबल क्या है, एडजेक्टिव, ओके? या तो रॉन्ग पोजीशन दे देंगे, जैसे कि ही पार्टली वॉज राइट, लेकिन राइट पोजीशन इसका क्या होता है, ही वॉज पार्टली राइट, पहले सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद से ये पार्टली यूज होता है, ओके? इतना सब कुछ जानने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि अब आगे से पार्टली का कोई क्वेश्चन आएगा और आपसे गलत हो, ठीक है? तो आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम बेसिक से क्लियर हो गया हो। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर ये जो ड्यू टू था इसको हम चेंज करेंगे पार्टली टू में, ओके? अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आखिर हमने इसको पार्टली को
पार्टली के बाद ये ड्यू टू को ही चेंज क्यों किया? ड्यू को ही हमने क्यों हटा दिया? हमने इस ड्यू को ऐसे ही रखकर यहाँ पर पार्टली के बीच में ड्यू क्यों नहीं लगाया? ठीक है? मतलब कि कुछ बच्चे बोलेंगे कि पार्टली तो पैरेललिज्म लेता है, तो पार्टली टू एंड और पार्टली टू क्यों किया हमने? हम ऐसा भी तो कर सकते थे, पार्टली ड्यू टू एंड पार्टली ड्यू टू। ये भी तो करेक्ट होता है और ये भी करेक्ट होता है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये दोनों ही फॉर्म्स सही होते हैं। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो यहाँ पर ये जो एट्रीब्यूटेड आया है ना, इसने ही सारा गेम चेंज कर दिया है। जैसे कि हमारे वो जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जो गेम चेंज किया है एडिक्विटी को लाकर, उसी तरीके से ये एट्रीब्यूटेड जो है, इसने इस सेंटेंस में गेम चेंज किया है और उसकी वजह से ये वाला करेक्ट होगा यहाँ के लिए और ये वाला रॉन्ग होगा। ठीक है? अब आपको ये एट्रीब्यूटेड का कॉन्सेप्ट क्या है वो बताती हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं एट्रीब्यूटेड है क्या। जो एट्रीब्यूटेड है वो एक बेस वर्ब है और यहाँ पर पास्ट फॉर्म में यहाँ पर यूज़ हुआ है और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है? वर्ब। और इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का कारण ठहराना या कारण मानना। ठीक है? ये कारण बताता है मेनली। एट्रीब्यूटेड प्लस फिक्स प्रीपोजिशन। एट्रीब्यूटेड एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेता है। ठीक है? ये एसएससी का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे ट्रिकी जगह से ये क्वेश्चंस पूछता है। तो एट्रीब्यूटेड क्या है? ये अपने साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लेता है। अब मेरा ये बोलते ही आपको समझ आ गया होगा कि वहाँ पर ड्यू टू क्यों नहीं लगा। तो एट्रीब्यूटेड का करेक्ट फॉर्म क्या होता है? एट्रीब्यूटेड टू प्रेशर, एट्रीब्यूटेड टू एम्बिग्यूटी। और रॉन्ग क्या होता है? एट्रीब्यूटेड ड्यू टू, एट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ। क्योंकि जो एट्रीब्यूटेड है ये अपने साथ टू के अलावा और कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता। ठीक है? इसीलिए वहाँ पर हमने ड्यू टू का यूज़ नहीं किया। इसीलिए हमने चेंज जो किया था, ड्यू टू को हटा दिया था, रिमूव कर दिया था। ओके? तो एट्रीब्यूटेड के लिए हम क्या देख रहे हैं कि एट्रीब्यूटेड पार्शली टू और यहाँ पर एंड के बाद भी पार्शली टू ही होगा। एट्रीब्यूटेड यहाँ पर क्या था? मेन वर्ब की तरह काम कर रहा था, रीज़न बता रहा था और पार्शली एडवर्ब था। ड्यू टू क्या होता है? ड्यू टू जो होता है वो एडजेक्टिव फ्रेज होता है और ये नाउन को डिस्क्राइब करता है मेनली। लेकिन यह वर्ब एट्रीब्यूटेड के साथ जुड़ता नहीं है। मतलब कि इन दोनों का ही एक दूसरे से, मतलब आप मान सकते हैं कि एट्रीब्यूटेड और ड्यू टू का आपस में नहीं बनता है, इसलिए वो पास नहीं आते, वो एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते हैं। ठीक है? क्योंकि एट्रीब्यूटेड वर्ब है और ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन की विशेषता बताते हैं, वर्ब की विशेषता नहीं बताते, इसलिए ड्यू टू यूज़ नहीं होगा। ठीक है? ग्रामेटिकल मतलब भी आपको पता चला और स्ट्रक्चर के रूप में भी पता चल गया कि क्यों हम एट्रीब्यूटेड के साथ ड्यू टू का यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल, द डिले वाज ड्यू टू रेन। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो डिले है ये है नाउन और इसकी विशेषता बता रहा है ये ड्यू टू। तो रेन की वजह से लेट हुआ। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि द डिले वाज एट्रीब्यूटेड ड्यू टू रेन, तो यहाँ पर ये ड्यू टू नहीं आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट टू आएगा। ओके? तो यहाँ से आपको एकदम अच्छे से पता चल गया कि ड्यू टू क्या होता है, एट्रीब्यूटेड क्या होता है, पार्टली और पार्शली क्या होता है। अब कभी भी ये चारों वर्ड्स कहीं पर आ जाते हैं तो आप इससे रिलेटेड एरर अच्छे से कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? कहाँ पर एरर है? ऑप्शन नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड में है यहाँ पर एरर। यहाँ पर हमें ड्यू टू को करना है रिमूव। ओके? तो आप हमें कमेंट में बताइए कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स के साथ बेस क्लियर करना आपको कैसा लग रहा है और इन रूल से आपका बेस क्लियर हो रहा है, आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो रहा है कि नहीं। एक क्वेश्चन के पीछे इस लेवल की एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलती है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे से कभी भी ऐसा एरर पूछा जाए तो आप उस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर पाएंगे।
ठीक है, इसीलिए बेस क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पर भी हमें एरर बताना है कि इस क्वेश्चन में क्या एरर है। क्वेश्चन स्टार्ट होता है डेट देयर एग्जिस्ट नो रिसोर्सेज ऑफ citizens if environment violations are condoned। तो इस क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। पहली बात तो ये, क्योंकि मैंने अब तक जितने भी शिफ्ट कराए हैं उसके अंदर बार बार एक ही कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है और मैंने बार बार आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताया है। जब कोई सेंटेंस डेट या फिर WH वर्ड, कुछ वर्ड्स मैंने फर्स्ट डे आपको कराए थे, उन वर्ड से स्टार्ट हो प्लस उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब यानी कि क्लोज आ जाए, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये हो जाता है नाउन क्लोज। ओके, और ये जो नाउन क्लोज होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। और अगर जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम वर्ब भी क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब। ओके, और सिंगुलर वर्ब क्या होता है, एम, इज, वर, ये सारे क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होते हैं। ओके, और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ डेट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये दोनों मिलकर एक क्लोज बना रहे हैं और यहाँ पर प्लस में डेट है, तो यहाँ से ये क्या बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा का पूरा ये बन रहा है नाउन क्लोज। ये पूरा है नाउन क्लोज। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, जो नाउन क्लोज होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमको वर्ब भी कैसा चाहिए होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पर ये आर दे दिया है। अब आर दे दिया है तो यहाँ पर आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि सिंगुलर आर तो नहीं होता, तो यहाँ पर यूज़ क्या होना चाहिए, इज़ का। तो एरर कहाँ पर है, इसी वाले पार्ट में है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में एरर है। अगर जो आप लेक्चर 1 देखेंगे वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी 3 या 4th में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, अभी देखिए इस वाले में भी ये क्वेश्चन दिया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो एडिक्विटी है वो नाउन क्लोज से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दे रही है, ठीक है। तो नाउन क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और अगर आप चाहते हैं कि नाउन क्लोज क्या होता है, ये कैसे यूज़ होता है, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो लाया जाए तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। और नाउन क्लोज के बारे में कौन-कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिनको देखकर हमें पता चले, जैसे कि डैट, व्हाट, कैसे-कैसे वर्ड्स होते हैं जिनको देखकर हमें पता चलता है कि ये अगर जो सब्जेक्ट और वर्ब के आगे आते हैं तो ये जुड़कर इनके साथ एक नाउन क्लोज बनाते हैं। डन? इतना क्लियर हुआ? तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो डू लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर एक्टिव से पैसिव में हमें कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है एक्टिव, पैसिव या नरेशन का क्वेश्चन हो तो इसमें सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, वर्ब, फिर टेंस, फिर रूल, मतलब कि VTR अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले हम वर्ब चेक करते हैं। यहाँ पर वर्ब क्या दे रखा है, सेल हैव। ओके, अब वर्ब को देखकर आपको यहाँ से पता करना है कि टेंस कौन सा है यहाँ पर। तो इसे देखते ही आपको पता चल रहा होगा, ये वर्ब है और उसके बाद ये V3 है। तो इनको देखकर पता चल रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पर यूज़ हुआ है। अब हम अप्लाई करेंगे रूल। तो यहाँ पर आपने देखा जो स्ट्रक्चर गिवन था, सेल हैव प्लस वी का थर्ड फॉर्म, और इससे हमने पता किया कि ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। एक्टिव में अगर जो इन्होंने सेल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है तो पैसिव में क्या हो जाएगा, सेल या विल हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं किस में ये कॉम्बिनेशन गिवन है। ऑप्शन 1 में सेल हैव डिस्पैच्ड दिया हुआ है, यहाँ पर बीन नहीं है तो ये हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड में दिया है सेल हैव हैड बीन, हमको हैड तो चाहिए ही नहीं तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन थर्ड में दिया है सेल हैव बी नहीं, हमको बीन चाहिए तो ये हो जाएगा रॉन्ग। फोर्थ में है सेल हैव बीन डिस्पैच्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 है इसका करेक्ट आंसर। इन्विटेशन shall have been dispatched before Friday evening।
तो एक्टिव, पैसिव और नरेशन में आप ये छोटा सा ट्रिक अप्लाई करके क्वेश्चंस को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। ना तो आपको पूरे सेंटेंस का मीनिंग जानने की ज़रूरत है और ना ही पूरे सेंटेंस पे अपना टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है? यहाँ पर सिर्फ वर्ब से ही काम चल जाता है। तो वर्ब पर ही आपको खास ध्यान देना है, टेंस पर, और रूल्स इसके ज़रूर आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है होमोनिम से। होमोनिम का मतलब क्या होता है? होमोनिम वो वर्ड्स होते हैं जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, मतलब कि ओनली 2 मीनिंग्स होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, द मिडल ओरियल, ओरियल का हमें होमोनिम बताना है। विंडो प्रोजेक्टेड एलिगेंटली फ्रॉम द चैपेल वॉल। अब पहले मैं आपको इसका हिंदी बताती हूँ। मिडाइवल क्या होता है? मध्यकालीन। और ओरियल यहाँ पर यूज़ हुआ है उस खिड़की के लिए जो खिड़की बाहर की तरफ उभरी हुई होती है ना दीवारों पर, उस खिड़की को हम ओरियल विंडो बोलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर मिड आइवल में जो बाहर की तरफ उभरी हुई खिड़की थी, उसके ऊपर एलिगेंटली, मतलब कि बहुत ही ब्यूटीफुली उसके ऊपर डिज़ाइंस बनाए गए थे उसके वॉल्स पर। ठीक है? इसका मतलब ये है। अब मैं आपको पहले वो दोनों होमोनिम्स बताऊंगी जो कि ओरियल के लिए यूज़ होता है, और फिर उसके बाद हम ऑप्शंस देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये होता है ओरियल विंडो, इसको हम बोलते हैं ओरियल। ओके? और एक होता है इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को भी हम ओरियल बोलते हैं। तो ओरियल के जो दो मीनिंग है, एक तो खिड़की वाला हो गया और एक इंस्ट्रूमेंट वाला हो गया। ओके? ऑप्शन 1 में दिया है द प्रिस्ट एडमायर्स द सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू द ओरियल। प्रिस्ट क्या होता है? पुजारी। ये पुजारी खिड़की, मतलब कि ओरियल से, खिड़की से फिल्टर होकर आने वाली, छन कर आने वाली धूप की तारीफ कर रहा था। एडमायर मतलब प्रशंसा। ओके? तो यहाँ पर ओरियल का मतलब भी खिड़की से है, तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। होमोनिम में हमें उसका दूसरा वाला मतलब बताना होता है। द ड्यूक स्टूड बाय द ओरियल गेजिंग एट द कोर्टयार्ड। तो जो ड्यूक था वो खिड़की के पास खड़े होकर आंगन को निहार रहा था। गेजिंग का मतलब निहारना, और कोर्टयार्ड का मतलब आंगन। आंगन होता है और गेजिंग का मतलब निहारना होता है। तो ये जो ड्यूक था वो क्या कर रहा था? खिड़की के पास खड़े होकर आंगन को निहार रहा था। तो यहाँ पर भी ओरियल का मतलब खिड़की से है, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। द टेक्नीशियन एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑन द ओरियल। तो जो टेक्नीशियन था, टेक्नीशियन देखकर ही आपको लग रहा होगा कि किसी इंस्ट्रूमेंट की बात होगी इसमें। टेक्नीशियन ओरियल की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर रहा था। इट मीन्स ये कि यहाँ पर ओरियल का मतलब खिड़की से नहीं होकर इंस्ट्रूमेंट से है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का यही ऑप्शन होगा करेक्ट। यहीं पर ओरियल का दूसरा मीनिंग हमें पता चल रहा है। ऑप्शन 4 है द स्टेन्ड ग्लास ओरियल वॉज रिस्टोर्ड बाय आर्टिशियन। तो यहाँ पर बोला गया है जो रंगीन कांच वाली खिड़की जो कि कारीगरों द्वारा दोबारा से लगाई गई थी। तो यहाँ पर भी ओरियल का मतलब खिड़की ही है, क्योंकि यहाँ पर रंगीन कांच वाली खिड़की बोला गया है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन भी हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है? यहाँ पर खिड़की से मतलब है और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है इसका मतलब। डन। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर हमें पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ पर बोला है द फोटो विल बी प्रिंटेड बाय द स्टूडियो विद इन एन आवर। तो यहाँ पर भी हमको VTR अप्लाई करना है, और सबसे पहले हम वर्ब देखते हैं तो विल बी दिया हुआ है। अब विल बी देखकर आपको क्या पता चल रहा है, ये कौन सा टेंस है वो आइडेंटिफाई कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये कौन सा टेंस है। विल बी होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। अब आप मुझे इसका रूल बताइए कि क्या यूज़ होता है। जैसे कि विल बी प्लस V3 है, तो इसको अगर जो हम वापस से एक्टिव में ले जाएं तो क्या बनेगा। वर्ब और टेंस हमने पहचान लिया, अब हम रूल अप्लाई करेंगे। तो एक्टिव से पैसिव जाते समय जो विल होता है
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है विल बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो ये है रूल। और यहाँ पर हमें दिया हुआ था पैसिव वाला और हमें जाना है वापस से एक्टिव में, तो यहाँ पर होना चाहिए विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब कौन से ऑप्शन में विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसमें हेड है, ये हो जाएगा रॉन्ग। इसमें डायरेक्ट प्रिंटेड है, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। इसमें प्रिंट्स है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। द स्टूडियो विल प्रिंट द फोटो विद इन एन आवर। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर हाईलाइटेड पार्ट जो सेंटेंस में दिया है उसको हमें करेक्ट करना है। क्वेश्चन में बोला है ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून। इसमें हमें करेक्शन करनी है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये भी वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। उसके बाद फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के बाद ये है टू। टू क्या होता है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हमें चाहिए होता है नाउन, लेकिन ये मीट क्या है, वर्ब, तो हमें प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं चाहिए होता है। तो अगर जो हम वर्ब से नाउन बनाना चाहें तो क्या करते हैं, हम आईएनजी प्लस करके वर्ब से नाउन बनाते हैं जीरंड। तो यहाँ पर वर्ब हमारा है मीट और इसमें आईएनजी प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटिंग। ये है जीरंड और इसको हम नाउन बोलते हैं। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये भी आपने प्रीवियस सारे लेक्चर्स में रिपीट होते हुए देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो होता है उसमें यही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब कि आप अगर सीजीएल का क्वेश्चन पेपर 2025 के सारे एनालिसिस करते हैं शिफ्ट वाइज, तो उसमें आपको कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हमेशा रिपीट होते हुए दिख रहे हैं, हर पेपर में आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं, और उनमें से ये वाला कॉन्सेप्ट भी एक है, वर्ब से जीरंड बनाना। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर टू हैव है, ये गलत हो जाएगा। डायरेक्टली मीटिंग है, ये नहीं होगा। फॉर मीटिंग, फॉर तो यूज़ ही नहीं होगा, ये भी गलत है। टू मीटिंग यू सून, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। और इस क्वेश्चन के लिए एक और चीज़ आपको अपने दिमाग में रिमाइंड करके रखना है कि जहाँ कहीं भी लुक फॉरवर्ड टू आए वहाँ पर आपको जीरंड चाहिए उसके बाद। ठीक है, ओके। जैसे कि ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पर भी हमें ये जो हाईलाइटेड पार्ट दिया हुआ है सेंटेंस का उसे करना है रिप्लेस। क्या है, एज गिल्टी। तो यहाँ पर है द जज डिक्लेयर्ड द प्रिजनर एज गिल्टी। तो जो जज था उसने प्रिजनर को गिल्टी डिक्लेयर किया। ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट, और ये गिल्टी ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ओके, अब यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ये डिक्लेयर से रिलेटेड है। डिक्लेयर एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ स्पेसिफिक चीज़ें लेता है। ठीक है, तो चलिए डिक्लेयर का रूल और कॉन्सेप्ट देखते हैं। और हाँ, ये जो रूल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर रूल क्या है, जो डिक्लेयर होता है, कंसिडर्ड होता है, इलेक्ट होता है, अपॉइंटमेंट होता है, इन जैसे जो वर्ब्स होते हैं ना, ये अपने साथ एज नहीं लेते। ओके, इनके साथ एज नहीं लगता। तो करेक्ट स्ट्रक्चर क्या बनता है, डिक्लेयर या फिर इनमें से कोई सा भी वर्ब हो तो उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव या फिर नाउन आ जाता है। एज का यूज़ हम डिक्लेयर और इन सारे वर्ब्स के साथ नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, जहाँ आया डिक्लेयर वहाँ पर हम नहीं यूज़ करेंगे एज। ओके, फॉर एग्जाम्पल द कोर्ट डिक्लेयर्ड हिम इनोसेंट। ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर डिक्लेयर्ड है, वर्ब है, और वर्ब के बाद डायरेक्ट आ गया है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद इनोसेंट। इनोसेंट क्या होता है, एडजेक्टिव, ये आ गया है। लेकिन यहीं पर ये देखिए द कोर्ट डिक्लेयर्ड हिम एज इनोसेंस, तो यहाँ पर एज आ गया, इसीलिए ये सेंटेंस हो गया है रॉन्ग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ से हमें करना है एज को ओमिट, हटा देना है इसको। तो यहाँ पर गिल्टी फॉर नहीं होगा, एज बीइंग गिल्टी नहीं होगा, गिल्टी टू क्राइम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट, जो है गिल्टी।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट्स और रूल पता होते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ईजी होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो क्वेश्चन पेपर जिसमें कि 25 क्वेश्चन होते हैं उसको आप मिनिमम 8 टू 10 मिनट्स में सॉल्व करके ख़त्म कर सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट डिस्कस करना होता है इसीलिए वीडियो लेंथी हो जाती है। अगर जो हम बिना कॉन्सेप्ट के आपको पढ़ाएं तो वीडियो मुश्किल से मुश्किल 20 टू 25 मिनट की बनेगी और उसके अंदर ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं होगा, लेकिन उससे आपका बेस क्लियर नहीं होगा। बस आप क्वेश्चन का आंसर जान लेंगे, रट लेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है? अगर जो आप डिटेल में एनालिसिस करते हैं, डिटेल में वर्ड्स किस लिए कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है वो सब आपको पता होता है, तो आप जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो एग्ज़ाम में ऐसे वर्ड्स को देखते, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को देखते ही आपको ये सारी चीज़ें याद आ जाती हैं और जो क्वेश्चन पेपर अगला इंसान बहुत सारा टाइम लेकर आधे घंटे में सॉल्व करता है, वो आप 8 से 10 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ यहाँ पर पढ़ाती हूँ। ठीक है? अगर आपको भी कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ना पसंद है और इस वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच से आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। यहाँ पर भी आपको वीटीआर फॉलो करना है। जब भी आपको वॉइस या नरेशन दिखे याद आना चाहिए वीटीआर। वीटीआर में क्या है, पहले वर्ब चेक कीजिए। वर्ब क्या है यहाँ पर, लाइक। अब वर्ब देखकर आप टेंस पता कीजिए। वर्ब देखते ही पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है? अब आपको यहाँ पर रूल अप्लाई करना है। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते समय, तो ये होता है सिंपल पास्ट में चेंज। ठीक है? ये डायरेक्ट के लिए और ये इनडायरेक्ट के लिए। इतना क्लियर हुआ? यहाँ पर वर्ब क्या लगेगा, इसमें V2 लगता है। ओके? अब हम ऑप्शंस को चेक करेंगे कि किसमें V2 यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये लाइक्ड है, ये लाइक्ड है। लाइक होता है V1 और लाइक्स होता है V5। तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बचते हैं। इसमें यहाँ पर लाइक्ड के बाद दिस है और यहाँ डैट है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय दिस का हो जाता है डैट। ओके? तो ये दिस वाला रॉन्ग हो जाएगा और डैट वाला है करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके? क्वेश्चन नंबर 18, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच से हमें डायरेक्ट स्पीच बनाना है। अगर जो आप देखें यहाँ पर क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है सीजीएल के 2025 के एग्ज़ाम्स के शिफ्ट्स में या फिर पेपर्स में, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन तो ये दे रहा है एक्टिव से पैसिव बनाने का, एक क्वेश्चन दे रहा है पैसिव से एक्टिव बनाने का, एक क्वेश्चन दे रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का, एक क्वेश्चन दे रहा है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने का। मतलब कि एक एक चीज़ में वेरिएशन कर रहा है ये। मतलब हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ओके? अब हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी हम वीटीआर अप्लाई करेंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए मस्ट बी है। मस्ट बी देखते ही आपको वर्ब पता चल गया। अब इसका टेंस क्या है कि ये मॉडल है, मॉडल वर्ब है। ओके? और रूल अगर हम अप्लाई करें तो जो मॉडल वर्ब होता है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जाने में चेंज नहीं होता। तो मॉडल वर्ब एज इट इज़ रहता है। ओके? तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें मस्ट बी का मस्ट बी ही है, वो देखिए। यहाँ पर है शुड बी, ये हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पर है मस्ट बी, ये हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे है सर्व, ये हो जाएगा रॉन्ग। मस्ट है सिर्फ, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड एट एनी कॉस्ट, जज सेड। अब तक हमने इतने सारे लेक्चर्स डिस्कस कर लिए हैं, इतने सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिए हैं। आशा है कि आप ये जो तरीका है पढ़ाने का और ये जो सॉल्यूशंस हैं इसको आप पसंद करते होंगे और पढ़ाने के तरीके को और वीडियो को अच्छे से एंजॉय करते होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है पैराग्राफ से, और मैंने आपको बोला है कि जो पैराग्राफ्स होते हैं उनमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्टरी सेंटेंस फाइंड करने का ट्राई करना। ठीक है? जैसे कि यहाँ पर दिस मेथड, पहले तो मेथड पता होना चाहिए, फिर उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। दिस फिनोमिना, इससे भी स्टार्ट नहीं होगा। एज अ रिजल्ट, और रिजल्ट वाला शुरू में तो आ नहीं सकता। ठीक है? अब यहाँ पर बचता है द रैपिड स्प्रेड, तो इसी से हमारा सेंटेंस होगा स्टार्ट।
तो 1 से सेंटेंस स्टार्ट होगा, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, 1 इसमें, 1 इसमें है। द रैपिड स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिप्रेजेंट्स अ मेजर चैलेंज टू पब्लिक डिस्कोर्स। तो जो मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर फैलती है, उसकी वजह से मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देकर समझाना चाहूँगी जिससे कि आपको बहुत ही जल्दी समझ आ जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए अभी एमटीएस 2025 के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और यहाँ पर 6 फ़ेब का जो एग्ज़ाम था, उसके बारे में बताया जा रहा है कि टेलीग्राम क्या है, एक सोशल मीडिया ऐप है और इस पर पहले से ही 6 फ़ेब का पेपर था, वो सर्कुलेट हो रहा था। पैसा देकर उसको लोग परचेज़ कर रहे थे। ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन है, क्लैरिटी नहीं है कि रियल में क्या है, ठीक है? तो इसकी वजह से लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स को। एसएससी के प्रिपरेशन कर रहे बच्चों को मेंटली लेवल पर हैरेश होना पड़ रहा है, ठीक है? एक तो बेचारा बच्चा इतने समय से प्रिपरेशन करता है और उसके बाद ऐसी-ऐसी हरकतें सुनने को मिले, तो उसका जो मनोबल होता है वो पूरा टूट जाता है। और स्पेशली तब जब उस बच्चे का आखिरी साल हो। लेकिन ये जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, यहाँ पर क्या फैलाए जाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन। यहाँ तक यूट्यूब पर भी कई सारे लोग जो होते हैं, वो सिर्फ़ चीज़ों को उठा कर के व्यूज़ कमाने के लिए ऐसा करते हैं। वो क्या करते हैं कि यहाँ पर ये हुआ और इतनी ज़्यादा हवा बना कर के बोलते हैं जिससे कि बच्चा घबरा जाता है। जिस टाइम पर उसको पेपर पर ध्यान देना चाहिए, उस टाइम पर वो इन सारी खबरों पर ध्यान देता है। और एसएससी को भी इसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट रूल बनाना चाहिए, जिससे कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले को भी सज़ा दिया जाए। और अगर सच में ऐसा लीक का केस है, तो उसमें तो इनको ज़रूर एक स्ट्रिक्ट रूल होना ही चाहिए। सरकार और एसएससी दोनों को इस पर सोचना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला हो गया इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या आना चाहिए कि दिस मेथड या दिस फिनोमिना, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन सा सेंटेंस दे रहा है। जैसे कि दिस फिनोमिना कैन इरोड पब्लिक ट्रस्ट, जैसे कि एसएससी के ऊपर से जो बच्चों का ट्रस्ट है अब वो ख़त्म हो गया है। तो एसएससी ने बच्चों का जो ट्रस्ट है उसको ख़त्म कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ पर यही अप्रोप्रिएट फिट हो रहा है कि पहले तो हम ये बताएं कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है उसकी वजह से क्या होता है। तो उसकी वजह से यही होता है कि बच्चों का ट्रस्ट ख़त्म हो गया है या फिर यहाँ पर पब्लिक ट्रस्ट से बात हुई है, ठीक है? इन न्यूज़ के जो सोर्स होते हैं, जैसे कि रियल लाइफ में तो न्यूज़ के सोर्सेज पर से तो सच में भरोसा उठ चुका है क्योंकि वो कुछ भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये थर्ड वाला आएगा। फोर्थ वाले में देखते हैं, दिस मेथड इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट, क्लेम एंड सोर्स टू प्रोवाइड अ क्रेडिबल असेसमेंट ऑफ एक्यूरेसी। अब इन सारे प्रॉब्लम, पहले तो हमने पता किया कि इंट्रोडक्शन क्या है, कि क्या चीज़ है ये, उसके बाद इसका कारण क्या क्या चीज़ें गलत हो रही हैं। अब हम देखते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इसके मेथड्स कौन कौन से हैं। जैसे कि अगर जो कोई भी चीज़ कोई बोल रहा है वो फैक्ट्स को चेक किया है कि नहीं किया है, उसने रिसोर्सेज जो भी प्रोवाइड किए है वो सही है कि नहीं है, एक्यूरेसी है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों को सिस्टमैटिक वेरीफाई करना ज़रूरी है ताकि मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ये सॉल्यूशन बता रहा है, तो सॉल्यूशन हमेशा एंड में होता है, ठीक है? तो 2 आ जाएगा एकदम एंड में, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। अब देखिए, एज अ रिजल्ट प्रोफेशनल फैक्ट चेकिंग organization have emerged as a critical line of defense against the proliferation of false narratives। बोला जा रहा है कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को लाना चाहिए जो कि ये जो फॉल्स नैरेटिव है उनको चेक करे। तो ये वाला हो जाएगा यहाँ पर 4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 1342। यहाँ पर क्या स्टेप फॉलो किए, पहले तो रूट कोज, प्रॉब्लम था क्या, फिर उसका इफेक्ट क्या हुआ, फिर उसका सॉल्यूशन क्या था, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखा। अब क्वेश्चन नंबर 20 भी पैराग्राफ से है। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ही पता करना है। यहाँ इट है, इससे नहीं हो सकता। दिस द फाइंडिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आर देन आ गया,
किसी चीज़ के बाद में ही ये चीज़ आएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। रिसर्च इज़ अ फाउंडेशनल पिलर ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस। तो यहाँ से ये देखकर लग रहा है कि जो रिसर्च है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो फाउंडेशनल पिलर है एकेडमिक और साइंटिफिक प्रोग्रेस का, वो है रिसर्च। तो 2 ही हो जाएगा इसका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। 2 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बाकी सारे हो गए रॉन्ग। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, ठीक है। अब 1 में क्या है, 1 में बोला है कि दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक्स एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सब्जेक्ट टू डिस्कवर न्यू फैक्ट एंड कन्फर्म एग्जिस्टिंग वन। पहले तो प्रोसेस का डेफिनेशन है, फिर उस प्रोसेस को इलेबोरेट किया गया है। अब यहाँ पर 3rd में क्या बोला है, दिस कैन बी आइदर थियोरेटिकल एम टू एक्सपेंड नॉलेज और अप्लाइड सीकिंग टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। फिर उसके बाद बताया गया है कि इसका यूज़ कैसे हम कर सकते हैं। फिर लास्ट में बोला गया है 4th, यहाँ पर आ जाएगा, दिस फाइंडिंग कैन इन्वेस्टिगेट आर देन डॉक्यूमेंट एंड क्लियर। मतलब कि सारी चीज़ें होने के बाद हम इसको डॉक्यूमेंटेड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सिर्फ 20 क्वेश्चन ही यहाँ पर क्यों डिस्कस करते हैं, जो 5 क्वेश्चन होता है कॉम्प्रीहेंशन का, वो हम क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर आप देखें तो इतनी डिटेल में मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी वीडियो 1 घंटे से ऊपर का बनता है। अब अगर मैंने इसमें वो भी पढ़ाया तो वो चीज़ सारी क्लैश होने लगेंगी। क्लैश इन द सेंस कि सारी चीज़ों का कन्फ्यूज़न हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि जो कॉम्प्रीहेंशंस है उसका सेपरेट वीडियो बनाकर और इस तरीके से समझाया जाए जिससे कि आपको कभी भी कोई भी कॉम्प्रीहेंशंस करने में प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए यहाँ पर हम आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही कराते हैं। और आपको अगर जो हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Like, share and subscribe for more such videos. Follow me on Insta and Facebook for further information.